हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे आपके नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आता है हर साल, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। और चैप्टर बहुत छोटा सा है और इंटरेस्टिंग है, तो यानी इससे जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। यानी सबसे पहला आपका टॉपिक आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका डिफिनीशन क्या होता है, किसको हेल्दी बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव वो हेल्दी है, या अगर वो हेल्दी है तो उसको क्या क्या इसमें आना चाहिए फीचर, यानी क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, पहले ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन, बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा। यानी कोई सोसाइटी जो हेल्दी होगा तो उसका पॉपुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो ये भी तो दिक्कत है अपनी सोसाइटी के लिए, क्योंकि फूड जो है लिमिटेड है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो स्कार्सिटी भी तो हो जाएगा फूड का या शेल्टर का, होम का, जो भी है, सामान का कमी होना शुरू हो जाएगा। तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होना दिक्कत की बात है। अब पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या करना होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात किया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन में कंट्रोल होगा। किसी कारणवश जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या जो डिवाइस है वो फेल हो जाएगा। जिससे कंडोम यूज किया गया वो कंडोम रप्चर हो गया, या कोई मेडिसिन लिए वो मेडिसिन अच्छे से वर्क नहीं किया, फेलियर हो गया, तो फिर क्या किया जाएगा, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एबॉर्शन करवाया जाएगा उसका, लीगल। अच्छा, हो सकता है उसको ये भी बताना पड़ेगा कि जो कोइटस के थ्रू यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। यानी अपने इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे STI, और एक चीज़ ये भी बताया जाएगा उसको इनफर्टिलिटी, यानी वो कोइटस तो हो रहा है लेकिन चाइल्ड नहीं हो पा रहा उस कपल को, तो उसके लिए क्या बताया जाएगा उसको, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यानी इस मेथड से वो कपल को क्या होगा, चाइल्ड हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। यानी ये टॉपिक अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। और इसी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन नीट में आने वाला है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, डिफिनीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO जानते हो सब लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग बोलता है जो पर्सन फिजिकली सही होना चाहिए, इमोशनली भी सही होना चाहिए, बिहेवियर भी सही होना चाहिए, और सोशल भी सही होना चाहिए, सोशली, जिसमें सब कुछ ये चारों फैक्टर सही होगा उसको अपन क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव वो पर्सन हेल्दी है। फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल, यानी कि कोई कपल को बच्चा हो रहा है, उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसका इमोशन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में उसका बिहेवियर कैसा है, या जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, उसका थिंकिंग कैसा है उनके लिए। अगर ये सब कुछ सही होगा तो पर्सन क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी है,
किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो था सबसे पहले स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग। किस ईयर में? 1951 में फैमिली प्लानिंग किसने इनिशिएट किया था? इंडिया में इनिशिएट हुआ था सबसे पहले ये इंडिया में। किस ईयर में? 1951 में, जिसमें उस कपल को उस फैमिली का प्लानिंग कैसे करना है उसके बारे में बताया गया था। फिर ये फैमिली प्लानिंग में और ज़्यादा एडवांस किया गया इसको, और बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया गया इसको? RCH में। RCH इसका क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। यानी कि फैमिली प्लानिंग दिया गया पहले, उसी को और डेवलप करके क्या बना दिया गया? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ? जो प्रेग्नेंट मदर है उसका कैसे केयर करना है, और उसका जो चाइल्ड है उसका भी कैसे केयर करना है, इसके बारे में बताना शुरू किया गया RCH के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जो था वो विजुअल यानी ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया इनके अकॉर्डिंग, इनके साथ, यानी या तो आपको ऑडियो सुनाएगा, या वो कहीं आपको ऐड ऐसा में शो कर रहा है, या आपको कहीं जाओगे तो वहाँ पे पोस्टर ऐसा लगा हुआ है। इसमें क्या करना था? मदर या चाइल्ड के केयर करने के बारे में बताया गया। इसका इसलिए बताया गया क्योंकि आपका जो रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है उसको मेंटेन करने के लिए। सिंपल सी बात है, जैसे कोई फैमिली है उसमें शादी हुआ, अब शादी हुआ तो अब जो कपल जो है उसमें फीमेल जो प्रेग्नेंट हो गई, तब उस प्रेग्नेंट फीमेल को अपन क्या जानना चाहेंगे कि उसको हेल्दी रखना है, यानी कि जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो कम काम करे। उसका जो डाइट है वो डाइट बेहतर होना चाहिए, क्योंकि डाइट बेहतर होगा तो उससे जो आने वाला चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, वो भी कैसा होगा? हेल्दी बच्चा होगा। ठीक है, तो इस मीडिया के थ्रू दिखाना शुरू कर दिया गया। आप भी चाहते हो कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस समय तो वहाँ लिखा होता है एक खुशहाल फैमिली के लिए क्या होता है? हम दो हमारे दो। यानी क्या शो करता है उसमें? डायग्राम फोटो दिया रहता है, उसमें पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर, और बीच में उनके 2 चाइल्ड होते हैं, और ऊपर लिखा होता है खुशहाल फैमिली, यानी वो हैप्पी फैमिली है। और एक वहीं पे दूसरा फोटो है जहाँ पे कपल है, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो फैमिली खुशहाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बच्चा होगा तो ज़्यादा खर्च भी तो होगा उस पर, लेकिन बच्चा ही कम है तो उस पर क्या होगा? खर्च भी कम पड़ेगा फैमिली को। तो वो सब क्या था? ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया के थ्रू अवेयरनेस का काम करना शुरू किया गया। जो भी टीचर्स है या पेरेंट्स या क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो भी हैं, ये सब क्या होना चाहिए? जो चाइल्ड है उसको सेक्सुअल नॉलेज देना जरूरी है। ये नॉलेज, क्योंकि क्या होता है, मिसकंसेप्शन या मिथ्स बहुत ज़्यादा होता है, तो जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक प्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन ही नहीं सकता है। क्या होता है, छोटे बच्चों को ये पता होता है ना कि किस करने से इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने वाला है, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। या किस करने से कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये सब नॉलेज देना क्या होता है, जरूरी था बच्चों को। इसीलिए स्कूल ये सब में सेक्सुअल एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए। ये जो भी पेरेंट्स है वो बताने चाहिए। जिससे क्या होता है कि जब फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो जो गर्ल्स है वो डर जाती है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ क्या है ना, उस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता है।
अगर उसी गर्ल्स को पहले बताया जाता कि प्यूबर्टी आने पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो ब्लीडिंग होने वाला है तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन अब बताया नहीं तो उसको लगता है डर कि क्या हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिक टॉपिक्स है, तो ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो अपन कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस के बारे में बात किया जाएगा। तो अब क्या था, जो बच्चे था जो एडल्सेंस एज वाले हैं उनको नॉलेज देना जरूरी है। किसका किसका नॉलेज देना है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका नॉलेज देना जरूरी है। एडल्सेंस के बारे में नॉलेज देना जरूरी है। एडल्सेंस में क्या क्या चेंज आता है उस एज में, इसका भी नॉलेज देना जरूरी हो गया है। एडल्सेंस एंड रिलेटेड चेंज, जो इस एज में जो चेंज आने वाला है, मेल के अंदर जो साउंड होगा वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, यानी लो पिच की बात किया जाएगा। फीमेल के अंदर हाई पिच, फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, मेल के अंदर दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है ये उसको बताना जरूरी होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होने वाला है उसका भी नॉलेज देना अपने को जरूरी हो जाएगा। प्रेगनेंसी क्या है इसका भी नॉलेज देना है। जब प्रेगनेंसी की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग होगा, उसका भी नॉलेज देना जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग का भी। क्या फोर्थ फिफ्थ क्या लिखा? ब्रेस्ट फीडिंग का भी नॉलेज देना जरूरी है। जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसका केयर कैसे करना है, हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इसके बाद जो बच्चा होगा उस बच्चे का केयर करना है। पोस्टनेटल केयर के बारे में बात किया जाएगा। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके बारे में बात करना है। मेंस्ट्रुएशन जो है इसका नॉलेज भी देना जरूरी है। जो MTP होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी किसी कारण से क्या हो गया कि प्रेगनेंसी हो गया, वो प्रेगनेंसी जो है फीमेल के लिए, मदर के लिए हार्मफुल है, तो MTP करना होता है, इसके लिए भी नॉलेज देना इसको जरूरी है। अगर कोई कपल फर्टाइल ही नहीं है तो ART करना है इसको, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका भी नॉलेज देना जरूरी है। यानी कि जब बच्चा बड़ा होता है, एडोलसेंस एज में आ गया, तो उनके सब कुछ का नॉलेज देना जरूरी है। ये नॉलेज कैसे मिलेगा? या तो पेरेंट्स से मिलेगा, या फ्रेंड से मिलेगा, या क्लोज रिलेटिव होंगे, या टीचर से। तो यानी कि स्कूल में अब इस चैप्टर को पढ़ाना कंपलसरी किया जाएगा। अगर ये सब कुछ जानता है सब कोई, तो क्या होगा? जो फैमिली है, जो सोसाइटी, वो कैसा होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्दी होगा। ठीक है, या जो भी एक और ऐड कर लो, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी ध्यान दीजिए। पहले के फैमिली में क्या था, शादी जल्दी हो जाती थी, यानी 13 साल 14 साल का बच्चा हुआ, उसकी शादी हो गई। उस बच्चे को ये सब कुछ भी नहीं पता है। हाँ, इस एज में सेक्सुअल एक्साइटमेंट तो होता है, तो क्या करेगा? सिंपल सा कोइटस करेगा, और जब कोइटस होगा तो क्या होगा? प्रेगनेंसी हो जाएगा, क्योंकि ना तो वहाँ पे मेल पार्टनर या ना तो फीमेल पार्टनर, किसी को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, और ना तो कोई ये आइडिया है कॉन्ट्रासेप्शन वाला। तो कोइटस करेगा तो क्या होगा? वहाँ पे फीमेल प्रेग्नेंट,
अच्छा फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चा हो जाएगा। यानी कि 13 साल 14 साल में फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो दो कंडीशन, एक तो बच्चा भी होना शुरू हो गया और दूसरा कंडीशन क्या हो गया, मदर के लिए हार्मफुल भी हो गया और बच्चा जो होगा वो हेल्थी बच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये सब का नॉलेज देना क्या था, जरूरी था। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलते अपन। अच्छा टर्म आता है एमनियोसेंटेसिस। थोड़ा समझिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। चलिए, ये एमनियोसेंटेसिस था, सॉरी, ये यहाँ पे एक बच्चा है जो मदर के यूट्रस में है। ये जो कवरिंग है उसका नाम हो गया एमनियन, और इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं अपन, एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो सेल है ये सेल भी इस सराउंडिंग में गया हुआ है। बच्चे का जो यूरिन है वो भी इस यूरिन जो है इसी में गया हुआ है। यानी बच्चे का सेल गया, यानी बोले तो डीएनए से भी चला गया है, उसका यूरिन भी इसी में चला गया है। और इसे क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे इंजेक्शन डाल के इस फ्लूइड को अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है, और उस फ्लूइड को बाहर निकाल के अपन उसके डीएनए बोले तो क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी आप जानते हो क्रोमोसोम जो होता है अपने अंदर कितना होता है, 23 पेयर्स। मेल के अंदर क्या हो जाएगा, 22 प्लस XY मेल में, और फीमेल के अंदर 22 प्लस XX फीमेल के अंदर। सपोज करो आप कि अपन जिसको स्टडी कर रहे थे, क्रोमोसोम का स्टडी किया, तो पॉसिबल है कि मेल के अंदर ये जो 22 प्लस XY जो था इसमें से Y एब्सेंट है, या फीमेल के अंदर ये जो डबल X है उसमें से एक X कम हो गया, इसमें एक ज़्यादा हो गया, या जो नॉर्मली ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसमें भी ज़्यादा या कम हो गया, एक्स्ट्रा पेयर हो गया किसी का, तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किससे पता चलता है, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। यानी इस फ्लूइड को निकालने के बाद ही पता चला अपने को। एमनियोसेंटेसिस पॉसिबल कब होता है, 16 वीक से लेकर 22 वीक के बीच में ही। अगर मान लो चाइल्ड के अंदर प्रॉब्लम है, तो अब वो बच्चा अगर बाहर आता भी है, इस इन्वायरमेंट में अपने दुनिया में आ जाता है, जन्म हो जाता है बच्चे का, तो बच्चा तो क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड सब हो जाएगा, तो उस बच्चे को लाइफ यहाँ कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर ये कंडीशन मिलता है बच्चे के अंदर, तो उसको क्या होता है, एबॉर्शन करवा दिया जाता है, MTP करवा देते हैं अपन। तो कौन से मेथड के थ्रू पता चलेगा, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या था ना, एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया कुछ कंडीशन के लिए कि सेक्स डिटरमाइन नहीं करना है। क्योंकि अब देखो, जब क्रोमोसोम पता चल ही जाएगा तो अपन सेक्स बता ही सकते हैं ना, क्योंकि XX है तो फीमेल, XY है तो मेल। अब इंडिया में क्या हुआ ना, एमनियोसेंटेसिस थ्रू इसको डिटरमाइन कर लिया गया कि अगर ये फीमेल चाइल्ड है तो उसको मार डालो, वहीं पे एबॉर्शन करवा दो। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम तो ये हो गया कि ये जो MTP है वो मदर के लिए हार्मफुल है। अरे बच्चे को तो मार ही रहे हो आप, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। और सेकंड, सेक्स रेशियो भी तो कम हो जाएगा, आपको सिर्फ मेल ही चाहिए और फीमेल रहेगी नहीं,
लेकिन मेल का नंबर ज़्यादा, फीमेल का नंबर कम, तो सोसाइटी कैसा होगा? हेल्दी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस किस पे था? क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन की बात करता था ये। तो ये ध्यान रखिए, तो ये बात करता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये जो भी सिंड्रोम है इसको अपन डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर का भी पता चलता है एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। कौन कौन सा था वो मेंडेलियन डिसऑर्डर? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफिलिया, अनीमिया, इस सब का पता चलता है इसके थ्रू भी। ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये अपन डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में। लेकिन एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया था। वो बैन करने के रीजन क्या था? यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन करते थे अपन। अगर वो फीमेल है तो उसको क्या करते थे? एबॉर्शन करवा दिया उसी टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फीमेल फोर्टिसाइड्स। इस पे क्या था? एमनियोसेंटेसिस बैन किया गया था। ठीक है, तो इससे अब अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है एमनियोसेंटेसिस। किस पे बेस्ड है ये? क्रोमोसोमल पे बेस्ड होता है, क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग। ये समझ में आया ना कैसे करते हैं अपन इसको टेस्ट? ठीक है, चलिए एक और टॉपिक आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, अपन यहाँ भी देखते हैं, आगे चलेंगे तो फिर वहाँ भी डिस्कस करेंगे। सहेली। सहेली एक पिल्स है, एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसको बनाया कहाँ गया था? सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? लखनऊ में है। वहाँ पे सहेली को बनाया गया था। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी इसका पूरा अपन डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे तो कॉन्ट्रासेप्शन की बात करेंगे। तो यहाँ तक शायद आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब खुद सोचिए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, मेडिकल इक्विपमेंट आते गया। अब आप क्या हो रहा है कि बर्थ हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिए। अब आपका सोसाइटी डेवलप जब करना शुरू हुआ तो जो मदर का डेथ रेट था वो सब कम हो जाएगा। तो यानी जो आपका सोसाइटी कैसा हो गया? रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो जाता है। अब जब रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो जाएगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा वहाँ का। ठीक है, यानी अगला टॉपिक कौन सा है? पॉपुलेशन। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन।